वेलकम टू कहानियों की दुनिया। सुबह की पौ फट रही थी और सब्ज़ाज़ार गांव पर एक सेहर अंगेज सुकूत तारी था। आसमान के मशरक़ी किनारों पर गुलाबी और सुनहरी रंगों की आमेजिश फैल रही थी, जैसे किसी फनकार ने अपनी खूबसूरत तरीन पेंटिंग का बुर्श फेरा हो। हवा में नई जागती ज़मीन की सूंधी नम मिट्टी की खुशबू रची हुई थी, जो रात भर की नमी और सुबह की ताजगी का हुसैन इम्तिजाज थी। सूरज की पहली किरणें अभी पूरी तरह से निकली नहीं थी, लेकिन उनकी हल्की सी झलक ने पहाड़ियों की चोटियों को रोशन करना शुरू कर दिया था, जहां से गांव के मकानात की कच्ची दीवारें और लकड़ी की छतें खाबिदा सी नजर आ रही थीं। आहिस्ता आहिस्ता इस सुकूत में जिंदगी की पहली लहरें नुमुदार होने लगे। मस्जिद के मीनार से फजर की धीमी आवाज गूंजी, जो फिजा में घुलकर एक रूहानी सुकून बखेर रही थी। परिंदों का चहचहाना शुरू हो चुका था, पहले चंद एक चहक, फिर एक मधुर कोर्स, जिसमें फाख्ताएं, चिड़ियां और कबीले सब अपने अपने सर बखेर रही थीं। उनकी आवाज़ें खेतों में लहलहाती गंदुम की बालियों से छन कर आती थीं, जो हुआ के नर्म ऐनकों से झूलती हुई एक रक्स पेश कर रही थीं। खेतों के किनारों पर उगी हुई एआड़ियों पर शबनम के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे। गांव की कच्ची लाल मिट्टी वाली सड़कों पर अभी मुकम्मल खामोशी थी। ये सड़कें दरख्तों के घने साए तले बिलखाती हुई गांव के अंदरूनी हिस्सों तक जाती थी, और उन पर रात भर के सफ़र की थकन अभी भी बाकी थी। कहीं कहीं भटकते कुत्ते सुबह की ठंडक में अपनी दम हिलाते नजर आते थे। दरख्तों के पत्तों पर लगी हुई धूल अभी तक हिली नहीं थी, जो हर तरफ एक ख्वाबनाक मंजर पेश कर रही थी। दौर खेतों में कुछ किसानों ने अपना काम शुरू कर दिया था। उनके कुदालों की हल्की आवाज़ें हवा में तैरती हुई सुनाई देती थी, जो इस बात का इशारा थीं कि सब्ज़ाज़ार में जिंदगी का पहिया हमेशा की तरह रवा दवा है। उनके चेहरों पर मेहनत और कनात की चमक थी, और उनके हाथ ज़मीन से जुड़े हुए थे, जिससे वो अपनी रोज़ी कमाते थे। उनके लिए ज़मीन सिर्फ एक जरिया माश नहीं थी, बल्कि एक माँ की मानिंद थी, जिसे उनका रिश्ता सदियों पुराना था। वो अपनी फसलों से ऐसे ही मोहब्बत करते थे जैसे अपने बच्चों से। वो सुबह उठकर सबसे पहले अपने खेतों की तरफ निकल पड़ते, क्योंकि उनका अकीदा था कि बरकत सुबह सवेरे की मेहनत में है। उनके सादा चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो जानते थे कि उनकी मेहनत कभी रायगा नहीं जाएगी। गांव के मरकजी कुनवे पर भी आहिस्ता आहिस्ता चहल पहल शुरू हो रही थी। गांव की खवातीन सरं पर धड़े रखे कुनवे की तरफ कदम बढ़ा रही थीं। उनकी चहल कदमी में एक खास नफासत और तवाज़ुन था। उनके हाथों में पीतल के चमकते हुए बर्तन थे, जो सुबह की हल्की रोशनी में झिलमिला रहे थे। कुनवे के पानी की सतह पर हुआ के दोष पर नन्ही लहरें उठ रही थीं, और इसकी गहराई में एक पुरस्रार सुकून था। पानी की सतह इतनी साफ थी कि आसमान की अक्सी तस्वीर इसमें वाज़े दिखाई देती थी। ख़ातीन की आपस में धीमी धीमी बातें सुनाई दे रही थीं, जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के क़िस्से बयान कर रही थीं। उनकी हंसी भी कभी कभार फ़िज़ा में तहलील हो जाती, जो गांव के पुरसुकून माहौल में एक खुशगवार इजाफा थी। बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता घरों से निकलना शुरू हो गए थे। उनकी मासूम हंसी और खेल कूद की आवाज़ें शाम ढलते तक गांव की गलियों में गूंजती रहती थीं। उनका मासूमाना शोर, उनके खेल, उनकी तितलियों के पीछे दौड़ना, ये सब सब्ज़ाज़ार की रूह था। पंचायत का चौपाल, गांव के बीच में मौजूद एक बड़ा दरख्त, अभी तक खामोश था। इसकी घनी छाँव में शाम के वक्त गांव के बुजुर्ग जमा होते थे, जहां वो दानाई भरी बातें करते, मसाइल हल करते और गांव की तरक्की के मंसूबे बनाते थे। ये चौपाल गांव की इज्तिमाई जिंदगी का मरकज़ था। इसके अर्द गिर्द मौजूद पत्थर की बेंचें इस बात की गवाह थीं कि यहाँ कितने फैसले हुए, कितने इख्तिलाफात मिटे और कितनी मोहब्बतें परवान चढ़े। रहीम दाद, जो गांव के पहाड़ी किनारों पर अपनी भेड़ों का रेवड़ लेकर निकला था, इस वक्त एक बुलंद चट्टान पर खड़ा था। इसकी उम्र 40 के लगभग थी। इसके चेहरे पर गहरी सोच के आसार नुमायर थे, मगर आंखों में एक अजीब सा सुकून था। इसने अपने कंधे पर लकड़ी का डंडा रखा हुआ था, और इसकी नज़रें अपने रेवड़ पर थीं, जो हरी घास चरने में मगन था। रहीम दाद अपने भेड़ों से ऐसे ही बात करता था जैसे वो इसके अपने बच्चे हों। अरे कालू, ज़्यादा दूर ना जा, वो देखो, वो निकी घास तुम्हारे लिए नहीं है, वो धीमी आवाज़ में कहता, और काला मेंढा गोया इसकी बात समझ कर रुक जाता। इसका दाह हाथ अपने वफादार चरवाहे कुत्ते बादल की पीठ पर था, जो इसके कदमों में लेटा, आंखें बंद किए सुबह की हवा से लुत्फ अंदोज हो रहा था। रहीम दाद की जिंदगी सादा थी, लेकिन इसकी सोच गहरी थी। वो हुआ की सरसराहट, परिंदों के गीत और पानी की लहरों में भी कोई ना कोई राज तलाश कर लेता था। इसे इंसानों के अंदर छपी फितरत को समझने का खास मलिका हासिल था। इसकी आंखों में गांव के लिए गहरी मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था। वो सब्ज़ाज़ार के अमन अमान का एक खामोश निगहबान था। इसने गहरी सांस ली और अपने अंदर एक सुकून महसूस किया। इसके नज़दीक ये फितरत, ये सादगी ही हकीकी दौलत थी। मगर गांव के सुकून और सादगी से बिल्कुल मुख्तलिफ एक और तस्वीर भी थी। गांव के दूसरे सिरे पर अपनी वसीज़ अरीज़ लेकिन पुरस्रार सी हवेली के बरामदे में बैठा था करीम बख्श।
इसकी उम्र 50 के करीब थी, मगर इसके चेहरे पर उम्र के बजाय लालच की झुर्रियां ज्यादा नुमाया थीं। इसकी आंखों में सुबह की ताजगी और सुकून के बजाय बेचैनी और एक ना बुझने वाली हवस की आग भड़क रही थी। वो अपने एक हाथ में तस्बीह फेर रहा था, लेकिन इसकी उंगलियां बेतरतीब थीं। इसकी नज़रें गांव के खेतों और दूर दराज के धर्म पर मरकूज थीं, गोया वो हर इस चीज़ को निगलने का इरादा रखता था जिस पर इसकी नज़र पड़ती। इसका ज़हन इस वक्त भी किसी नए मंसूबे की गहरी सोच में गर्क था। इसकी बॉडी लैंग्वेज में एक ख़ास किस्म की मक्कारी थी। वो कभी अपनी मूंछों को ताव देता, कभी होंठों पर जुबान फेरता। करीम बख्श को गांव वाले लालची करीम बख्श के नाम से जानते थे, मगर खिलकर इसके सामने कोई कुछ नहीं बोलता था। इसकी दौलत और चालबाजियों की वजह से लोग इसे कतराते थे। वो अक्सर गांव में किसी नए मंसूबे का ऐलान करता और इसके पीछे इसका अपना ही कोई मुफाद छुपा होता था। इसके लिए पैसा ही सब कुछ था और वो इसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, चाहे इसके लिए इसे झूठ, फरेब या धोखे का सहारा ही क्यों ना लेना पड़े। वो गांव के लोगों की सादगी और मासूमियत का खूब फायदा उठाता। इसके दिल में दूसरों के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी, सिर्फ अपने लिए दौलत जमा करने की ख्वाहिश थी। वो अपने आप को गांव का सबसे ज़हीन और कामयाब शख्स समझता था और ये सोच इसके चेहरे पर झलकती थी। इसने अपने मुलाजिम, एक नौजवान लड़के को आवाज़ दी, अरे कालू, मेरे लिए चाय ले आ, और हाँ, ज़रा देख गांव में आजकल क्या चल रहा है, कोई नया मौका। इसके लहजे में एक सर्द मेहरी और हिसाब किताब का अंदाज था। इसकी नज़रें सुबह के खूबसूरत मनाजिर के बजाय सिर्फ इस बात पर थीं कि गांव के लोग कैसे कमाए गए पैसे को खर्च करते हैं। सब्ज़ाज़ार गांव में ये दो मुतज़ाद शख्सियतें थीं, एक जो फितरत के साथ हम आहंग थी और सादगी में सुकून पाती थी, और दूसरी जो हर चीज़ को एक सौदा समझती थी और हवस की आग में जल रही थी। ये सिर्फ एक गांव नहीं था, ये एक ऐसे मैदान जंग का आगाज़ था जहां लालच और दानाई का टकराव होना था और जहां आखिरकार सच्चाई को ही फतेह हासिल करनी थी। एक महीना गुजर गया। सब्ज़ाज़ार में जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी, लेकिन मौसम ने करवट ली थी। धूप की शिद्दत बढ़ने लगी थी, आसमान पर बादलों का नाम व निशान नहीं था। ये खुश्क साली का आगाज़ था जिसने आहिस्ता आहिस्ता गांव की शादाबी को निगलना शुरू कर दिया। सबसे पहले जिस चीज पर इसका असर पड़ा वो था गांव का वाहिद कुनवा, जो हमेशा जिंदगी का सरचश्मा रहा था। इसका पानी, जो कभी इतना वाफिर और शफ़ाफ था कि आसमान का अक्स दिखाता था, अब धीरे धीरे कम हो रहा था और इसमें काई जमना शुरू हो गई थी। गांव वाले परेशान थे, उनके चेहरों पर फिक्रमंदी की लकीरें गहरी होने लगी थीं। फसलें सूख रही थीं, जानवर प्यास से बिलक रहे थे। इसी परेशानी के आलम में जब गांव वाले कुनवे के गिर्द जमा होकर कोई हल तलाश कर रहे थे, एक हमदर्द आवाज गूंजी। ये आवाज करीम बख्श की थी, जो बड़ी सादगी से मगर चालबाजी की तमाम अदाकारी के साथ चौपाल पर नमूदार हुआ। इसके चेहरे पर ऐसी हमदर्दी थी जैसे वो गांव वालों का सबसे बड़ा खैर खा हो। ए मेरे गांव वालों, मेरे भाइयों और बहनों, करीम बख्श ने अपनी आवाज में नरमी और दुख भरते हुए कहा, मैं देख रहा हूं कि हमारा कुनवा, जो हमारी जिंदगी है, कैसे खुश्क हो रहा है। ये पानी साफ नहीं रहा और मुझे डर है कि अगर ये ऐसा ही रहा तो बीमारियां फैल जाएंगी। इसने लंबी सांस ली और अपने दुख का इजहार करते हुए सर झुका लिया, गोया वो गांव वालों के दुख में शरीक हो। गांव के बुजुर्ग, जो परेशान हाल थे, इसकी तरफ मुतवज्जे हुए। तो फिर क्या किया जाए करीम बख्श? एक बुजुर्ग ने पूछा। उनकी आवाज में नाउम्मीदी थी। करीम बख्श ने मौका को भांप लिया। इसने अपने मूंछों को ताव दिया और एक अदाकारी भरी सोच में डूब गया। मैंने सोचा है कि मैं इस कुनवे की सफाई का ठेका ले सकता हूं। मैं शहर से खास कारीगर बुलाऊंगा जो इसकी गहराई तक सफाई करेंगे, गाद निकालेंगे और इसके पानी को फिर से शफाफ बना देंगे। ये काम मुश्किल है और इस पर खर्चा भी बहुत आएगा। इसने थोड़ा तवक्कुफ किया और फिर गोया कोई अजीम कुर्बानी दे रहा हो, कहने लगा, लेकिन मैं अब के लिए ये कुर्बानी देने को तैयार हूं। मैं ये सब कुछ अपने खर्च पर करूंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त होगी। गांव वाले उम्मीद से इसकी तरफ देखने लगे। कई आवाजें एक साथ गूंज। मुआहदा ये होगा कि जब कुनवा साफ हो जाएगा तो मैं अब सबको मुफ्त पानी फराहम करूंगा। करीम बख्श ने बड़ी लारैब अंदाज में कहा, जैसे वो कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो। लेकिन चूंकि ये काम बहुत मुश्किल और महंगा है, तो जब तक कुनवे की सफाई मुकम्मल नहीं हो जाती, अब सबको पानी के इस्तेमाल से परहेज करना होगा, ताकि सफाई में कोई रुकावट ना आए।
اس نے ایک کاغذ نکالا جو اس نے پہلے ہی تیار کر رکھا تھا، جس پر مبہم الفاظ میں کچھ شرائط لکھی ہوئی تھیں جو عام گاؤں والے سمجھ نہیں سکتے تھے۔ اس نے اسے گاؤں کے مختار کو پیش کیا اور کہا، یہ رہا معاہدہ، اب سب اس پر اپنے انگوٹھے لگا دے تاکہ ہمیں قانونی طور پر بھی کوئی مسئلہ نہ ہو۔ گاؤں والے خوش تھے کہ کریم بخش اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے۔ ان کی سادہ لو نے انہیں اس معاہدے کی باریکیوں کو سمجھنے سے روکا۔ وہ صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ پانی کی قلت ختم ہو جائے گی اور انہیں صاف پانی ملے گا۔ ایک ایک کر کے گاؤں کے بزرگوں اور مختاروں نے اس کاغذ پر اپنے انگوٹھے لگا دیے۔ وہ یہ سمجھے تھے کہ کریم بخش ان کا ہمدرد ہے اور ان کی مدد کر رہا ہے۔ رحیم داد، جو اپنی بھیڑوں کو لے کر ایک قریبی چراگاہ میں تھا، اس نے یہ سارا منظر دور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی حیرانی نہیں تھی، صرف ایک گہری اداسی تھی۔ اسے کریم بخش کی چال پوری طرح سمجھ آ گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ کریم بخش کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ رحیم داد نے اپنے وفادار کتے بادل کی طرف دیکھا جو اس کے پاؤں میں لیٹا ہوا تھا اور آہستہ سے سر ہلایا۔ بادل، دیکھ رہے ہو؟ بھیڑیا بھیل کی کھال میں آیا ہے اور سادہ لوگ اسے چرواہا سمجھ رہے ہیں۔ اس نے آہ بھری۔ رحیم داد کریم بخش کے ہر عمل کو نوٹ کر رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ صرف شروعات ہے۔ اس نے اپنے دل میں ٹھان لی تھی کہ وہ اس لالچی انسان کی ہر چال کو بے نقاب کرے گا، مگر صحیح وقت آنے پر۔ وہ جانتا تھا کہ جلدی بازی سے کام بگڑ جاتا ہے۔ اگلے چند دن کریم بخش نے شہر سے چند مزدور بلا کر کنویں کی سطحی صفائی کروائی۔ اس نے گاؤں والوں کو یہ دکھایا کہ بہت محنت ہو رہی ہے۔ اس نے کنویں کے گرد ایک موٹی رسی اور چند لکڑیاں لگا کر اسے بند کر دیا آقا کوئی وہاں جا نہ سکے۔ گاؤں والے اس کے کام سے مطمئن تھے، انہیں لگا کہ جلد ہی انہیں صاف پانی میسر ہوگا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اس کی مکرو چال کا صرف پہلا حصہ تھا۔ کریم بخش کے ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ پک رہا تھا جس کی قیمت سبزہ زار کے سادہ دل لوگوں کو ادا کرنی تھی۔ چند ہفتے گزر گئے۔ سبزہ زار گاؤں میں خشک سالی نے اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی تھی۔ سورج کی تپش دن با دن بڑھتی جا رہی تھی اور ہر طرف دھول اڑ رہی تھی۔ کھیتوں میں لہلہاتی فصلیں اب سوکھ کر پیلی پڑ چکی تھیں، ان کی ہریالی ختم ہو رہی تھی۔ مویشی جو کبھی سرسبز چراگاہوں میں چرتے تھے اب پانی کی تلاش میں بے چینی سے ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں پیاس اور بے بسی واضح نظر آ رہی تھی۔ گاؤں کی گلیاں جو کبھی بچوں کی ہنسی سے گونجتی تھیں اب ویران پڑی تھیں۔ لوگ اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے تھے اور ان کے چہروں پر فکرمندی اور پریشانی کی گہری لکیریں نمایاں تھیں۔ ان کی آنکھیں بار بار اس کنویں کی طرف اٹھتیں جو کریم بخش نے بند کر رکھا تھا۔ پانی کا واحد ذریعہ مسدود تھا اور ان کی امیدیں دم توڑ رہی تھیں۔ گاؤں کے مرکزی چوپال پر مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ گاؤں کے بزرگ، مرد اور عورتیں سب جمع تھے اور ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں پوچھ رہے تھے کب تک یہ انتظار؟ کریم بخش نے کہا تھا جلد ہی پانی میسر ہوگا، پر لگتا ہے وہ سب جھوٹ تھا۔ کچھ جوانوں نے تو کنویں کی طرف جانے کی کوشش بھی کی تھی لیکن کریم بخش کے پہرے دار نے انہیں سختی سے روک دیا تھا۔ پہرے دار کا لہجہ سخت تھا، کریم بخش صاحب کا حکم ہے، جب تک صفائی مکمل نہیں ہوتی کوئی پانی نہیں لے سکتا۔ یہ سن کر گاؤں والے مزید پریشان ہو جاتے اور واپس چلے آتے۔ اسی نازک موڑ پر جب گاؤں میں پانی کی شدید قلت ہو چکی تھی اور لوگ پیاس سے بلک رہے تھے، کریم بخش پھر سے منظر عام پر آیا۔ اس بار اس کے چہرے پر ہمدردی کی پرانی نقاب کے ساتھ ساتھ ایک فتح مندانہ مسکراہٹ بھی چھپی ہوئی تھی۔ وہ سیدھا چوپال آیا جہاں مایوسی کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنی آواز کو تھوڑا اونچا کر کے بولا تاکہ ہر کوئی سن سکے۔ اے میرے پیارے گاؤں والو، میں جانتا ہوں کہ اب سب پریشان ہیں۔ پانی کی قلت بڑھتی جا رہی ہے اور مجھے بھی اب کی حالت دیکھ کر بہت افسوس ہے۔ اس نے ایک مکرو مسکراہٹ کے ساتھ اپنے لہجے میں دکھ شامل کیا۔ میں نے کنویں کی صفائی کے لیے اپنی ساری دولت لگا دی ہے۔ مزدور دن رات کام کر رہے ہیں۔ پانی صاف ہو گیا ہے، شفاف اور پینے کے قابل ہے۔ اس نے یہاں ایک ڈرامائی وقفہ لیا اور سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ لیکن جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، ہمارا معاہدہ تھا کہ میں کنویں کی صفائی کروں گا اور آپ کو مفت پانی فراہم کروں گا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں وہی پرانا معاہدہ پکڑا ہوا تھا
जिस पर गांव वालों के अंगूठे लगे हुए थे। मगर इस मुआहदे में ये कहीं नहीं लिखा था कि मैं आपको पानी बेचूंगा नहीं। इसके लहजे में एक शैतानी चमक थी। मैंने कुनवे का पानी साफ किया है, अब ये कुनवा और इसका पानी मेरी मलकियत है। अगर आपको पानी चाहिए तो आपको इसकी कीमत अदा करनी होगी। गांव वाले सख्ते में आ गए। एक गहरी खामोशी छा गई जिसे सिर्फ हवा में उड़ती धूल और जानवरों की बेचैनी भरी आवाजें तोड़ रही थीं। उनकी आंखों में हैरत, सदमा और फिर शदीद गुस्सा नमूदार हुआ। किया, एक बूढ़ी औरत चलाई, तुमने धोखा दिया है। तुमने कहा था मुफ्त पानी दोगे। करीम बख्श ने सर्द मेहरी से मुस्कुरा दिया। मैंने कहा था कि मैं पानी फराहम करूंगा, लेकिन इसमें कहीं नहीं लिखा था कि कीमत नहीं लूंगा। मैंने सफाई पर बहुत पैसा लगाया है और मुझे अपना नुकसान भी पूरा करना है। इसलिए आज से पानी की एक बूंद के लिए भी आपको रकम अदा करनी होगी। और हाँ, कीमत थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि पानी नायाब है। इसने पानी की कीमत इतनी ज्यादा रखी कि आम गांव वाले तो इसे खरीद भी नहीं सकते थे। इसकी आंखों में लालच का भूत रक्स कर रहा था। गांव वालों में शोर मच गया। लोग आपस में बहस करने लगे, कुछ एहतजाज कर रहे थे, कुछ चीख रहे थे। ये नाइंसाफी है, ये धोखा है। कई आवाजें एक साथ गूंज। लेकिन करीम बख्श टस से मिस नहीं हुआ। वो बिल्कुल मुतमईन और पुरसुकून खड़ा था। इसने गांव वालों के गम और गुस्से को खातिर में ना लाया, क्योंकि इसके पास मुआहदे की शक्ल में कानूनी सबूत मौजूद था जो सादा लोग गांव वालों ने खुद ही दस्तखत करके इसे दे दिया था। इसके पहरेदार भी इसके पीछे खड़े थे, जो किसी भी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तैयार थे। रहीम दाद, जो अपनी भेड़ों के साथ चरागाह से वापस आ रहा था, इसने ये सारा मंजर गांव के किनारे पर खड़े होकर देखा। इसकी आंखों में गहरा गम था। इसने करीम बख्श की मक्कारी को पहले ही भांप लिया था, लेकिन अब इसे यकीन हो गया था कि करीम बख्श किसी भी हद तक गिर सकता है। इसने देखा कि गांव वाले कैसे बेबस खड़े थे। उनके चेहरों पर मायूसी और गुस्से के मिले जले तासुरात थे। रहीम दाद ने अपना सर झुका लिया। जुल्म की इंतहा हो रही है, इसने अपने दिल में कहा। इसने देखा कि कैसे लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए मजबूरना अपनी कीमती जमा पूंजी करीम बख्श के हवाले कर रहे थे। एक नौजवान लड़का रोते हुए अपनी माँ के लिए पानी खरीदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके पास पैसे नहीं थे। ये मंजर रहीम दाद के दिल में पैवस्त हो गया। रहीम दाद ने अपने वफादार कुत्ते बादल को थपथपाया। बादल, देख रहे हो, ये दुनिया है, यहाँ भेड़िए हमेशा भेड़ों का शिकार करते हैं, मगर एक दिन आएगा जब ये भेड़िया अपने ही जाल में फंसेगा। मुझे बस सही वक्त का इंतजार है जब इसका गुरूर इसे ले डूबे। इसने गहरी सांस ली और अपनी आंखों में एक नया अज़्म पैदा किया। वो जानता था कि इंतकाम का सबसे बेहतरीन तरीका सही वक्त पर दी जाने वाली ज़र्ब होती है, जो करीम बख्श को इसकी मक्कारी का ऐसा सबक सिखाएगी जो इसे उम्र भर याद रहेगा। वो अपनी भेड़ों को लेकर खामोशी से गांव के बाहर ही रुक गया। इसने फैसला किया कि वो अब गांव के मामलात में ज्यादा गहराई से नजर रखेगा, क्योंकि हालात ज्यादा बिगड़ते जा रहे थे। इसका दिल बोझल था, मगर इसके अज़्म में कोई कमी नहीं थी। अगले चंद हफ्ते सब्ज़ाज़ार के लिए मजीद आजमाइश लेकर आए। सूरज अपने उरूज पर था, आसमान से आग बरस रही थी और दूर दूर तक बारिश के कोई आसार नहीं थे। खुश्क साली ने अब अपनी पूरी शिद्दत दिखाना शुरू कर दी थी। न सिर्फ कुनवे का पानी नायाब हो चुका था, बल्कि ज़मीन की नमी भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई थी। खेतों में जो थोड़ी बहुत फसल बची भी थी, वो भी मुरझा कर ख़त्म हो चुकी थी। फसलों की कटाई का मौसम करीब था, मगर अब कोई भी फसल काटने की उम्मीद नहीं कर सकता था। गांव में कहत की आहट सुनाई देने लगी थी। गांव वालों की जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो चुकी थी। उन्हें पानी के लिए हर दिन करीम बख्श के पहरेदारों की मिन्नत समाजत करनी पड़ती थी और महंगे दामों पानी खरीदना पड़ता था। वो लोग जो कभी खुशहाल किसान थे, अब अपनी जमा पूंजी खो रहे थे और उनकी कमर तोड़ मेहनत का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। बच्चे भूख और प्यास से निडाल थे और उनके वालिदैन बेबसी से उन्हें देखते रह जाते थे। गांव की हर गिल्ली में दुख, परेशानी और बेचैनी का राज था। शाम को चौपाल पर भी अब पहले जैसी रौनक नहीं रहती थी। लोग बस सर झुकाए बैठे रहते अपनी मुश्किलात का जिक्र करते।
इसी असना में जब गांव वाले पानी की किल्लत और भूख के इतरब में थे, करीम बख्श की नज़र गांव के वाहिद अनाज के गोदाम पर पड़ी। ये गोदाम गांव की मुश्तरका मलकियत था, जहां लोग अपनी फसल का कुछ हिस्सा मुस्तकबिल के लिए महफूज रखते थे। अब जब फसलें सूख चुकी थी तो ये गोदाम गांव वालों की आखिरी उम्मीद था। करीम बख्श के शैतानी ज़हन में एक नया मंसूबा उभरने लगा। इसने सोचा कि अगर वो इस गोदाम पर कब्जा कर ले तो गांव वाले इसके रहम और करम पर आ जाएंगे और वो उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक लूट सकेगा। इसने अपने चंद काबिल एतमाद आदमियों के जरिए गांव में एक नई अफवाह फैलानी शुरू की। अफवाह ये थी कि गोदाम में चूहों की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ गई है और वो अनाज को बहुत तेजी से नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक एक दाना चूहे खा रहे हैं। अगर उन्हें रोका ना गया तो हमारी मेहनत चंद दिनों में मिट्टी में मिल जाएगी। ऐसी बातें हर तरफ सुनाई देने लगे। ये अफवाह इतनी तेजी से फैली कि गांव वालों में खौफ और हरास फैल गया। उन्हें अपने मुस्तकबिल की फिक्र लाहिक हो गई, क्योंकि अनाज के बगैर उनका जिंदा रहना नामुमकिन था। करीम बख्श ने इस मौका का भरपूर फ़ायदा उठाया। वो एक बार फिर अपनी हमदर्दी की निकाब पहन कर चौपाल पहुंचा। इसने अपने चेहरे पर ऐसी तशवीश जाहिर की जैसे इसे गांव वालों के अनाज की सबसे ज्यादा फिक्र हो। ए मेरे गांव वालों, इसने पूनम आंखों से कहा, मैंने सुना है कि हमारे गोदाम में चूहों ने तबाही मचा रखी है। ये तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर हमारा अनाज खत्म हो गया तो हम सब भूख से मर जाएंगे। इसने थोड़ा तवक्कुफ किया और सबकी नज़रें अपनी तरफ मबजूल कर ले। मैंने सोचा है कि मैं इस मसले का हल निकाल सकता हूँ। इसने अपने लहजे में एतमाद भरते हुए कहा, मेरे पास शहर से चूहे मारने वाली खास दवाएं हैं और मेरे आदमी गोदाम को अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं। मैं गोदाम की चाबियां हासिल कर लूंगा और इसे कुछ अरसे के लिए बंद कर दूंगा ताकि चूहों का मुकम्मल खात्मा हो सके। ये बहुत अहम काम है और मैं ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। गांव वाले जो पहले ही परेशान थे, करीम बख्श की बात सुनकर एक बार फिर उम्मीद से इसकी तरफ देखने लगे। उन्हें लगा कि करीम बख्श फिर से उनकी मदद को आगे आया है। उन्हें नहीं मालूम था कि ये इसकी नई मकरू चाल थी। एक बुजुर्ग ने पूछा, लेकिन ये कब तक बंद रहेगा करीम बख्श, और इस पर कितना खर्चा आएगा? करीम बख्श ने अपना मखसूस अंदाज अपनाया, मूंछों को ताव दिया और एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, खर्चा की फिक्र ना करे, मैं अपना कुछ सरमाया लगाऊंगा और ये इस वक्त तक बंद रहेगा जब तक चूहों का मुकम्मल सफाया नहीं हो जाता, ताकि हमारे अनाज का एक दाना भी ज़ाय ना हो। ये हमारी आइंदा नस्लों के लिए भी ज़रूरी है। इसने एक बार फिर आम भलाई का चोला पहना और गांव वालों को कायल कर लिया। सादा गांव वालों ने अपनी कीमती फसलों की हिफाजत के पेश नज़र बगैर किसी गहरी सोच के गोदाम की चाबियां करीम बख्श के हवाले कर दे। उन्हें लगा कि करीम बख्श उनका मोहसिन है। रहीम दाद, जो अपनी भेड़ों के साथ अब गांव के करीब एक छोटी सी पहाड़ी पर डेरे डाले हुए था, इसने ये सारा मंजर अपनी दूरबीन निगाहों से देखा। कुनवे के बाद अनाज का गोदाम। इसके दिल में एक खंडी आह उठी। अब ये भेड़िया हमारे जिस्म से गोश्त के साथ साथ हड्डियां भी चबाना चाहता है। इसने अपने वफादार कुत्ते बादल को थपथपाया, जिसकी आंखों में भी अपने मालिक की परेशानी झलक रही थी। रहीम दाद ने सर झुका लिया। इसे करीम बख्श की चाल का अंदाजा हो चुका था। इसने देखा कि गांव वाले किस तरह एक बार फिर इसके जाल में फंस रहे हैं। इसे अपनी कौम की सादगी पर तरस आया, लेकिन वो जानता था कि अब वक्त आ गया है कि वो मजीद इंतजार ना करे। इसने अपने ज़हन में एक मंसूबा बनाना शुरू कर दिया था। करीम बख्श को इसके अपने ही गले में गिराना होगा और इसके लिए मुझे बहुत मोहतात रहना होगा। रहीम दाद ने अपने भेड़ों को जमा किया और गहरी सोच में डूब गया। इसने फैसला कर लिया था कि अब वो करीम बख्श की हर हरकत पर ना सिर्फ नज़र रखेगा, बल्कि इसके खिलाफ बाकायदा एक मजबूत हिकमत अमली भी तैयार करेगा। वो जानता था कि अगला कदम करीम बख्श का किया होगा और इसने अपने आप को इस शैतानी चाल का मुकाबला करने के लिए तैयार कर लिया था। इसके दिल में गुस्सा नहीं था, सिर्फ इंसाफ का जज्बा था और अपने गांव वालों को बचाने की लगन। करीम बख्श ने अनाज के गोदाम की चाबियां हासिल कर ले। इसने फौरी तौर पर अपने आदमियों को लगाया और गोदाम के अर्द गिर्द मजीद सख्त पहरा लगवा दिया। इसने गांव वालों में ये बात फैलाई कि चूहों से मुकम्मल नजात के लिए गोदाम को कम से कम 1 महीना बंद रखना ज़रूरी है ताकि दवाएं अपना असर दिखा सके।
ये महज एक बहाना था ताकि वो अपने मकरू मंसूबे को अमली जामा पहना सके। अगले ही दिन रात की तारीकी में जब पूरा गांव गहरी नींद सो रहा था, करीम बख्श ने अपने चंद वफादार आदमियों के साथ गोदाम का दरवाज़ा खोला। टार्च की रोशनी में उन्होंने अनाज के थैलों को ट्रालियों पर लादना शुरू किया जो पहले से तैयार खड़ी हुई। अनाज के थैले खामोशी से बाहर ले जाए जा रहे थे और शहर के एक खुफिया गोदाम में मुंतकिल किए जा रहे थे। ये अमल कई रातों तक जारी रहा और करीम बख्श ने बड़ी चालाकी से गांव का बेशतर अनाज गांव से बाहर भिजवा दिया। इसके दिल में ना कोई खौफ था और ना ही कोई नदामत, इसे सिर्फ अपने नफा से गरज थी। जब तकरीबन 1 महीना गुजर गया और गोदाम पर ताले पड़े रहे तो गांव में अनाज की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। खुश्क साली की वजह से फसलें पहले ही बर्बाद हो चुकी थीं और अब मुश्तरका गोदाम का अनाज भी दस्तयाब नहीं था। लोग भूख से बिलकने लगे थे, बच्चों के पेट खाली थे और औरतें परेशान हाल थी। गांव की रौनकें मांद पड़ चुकी थीं और हर चेहरे पर मायूसी के बादल छाए हुए थे। चौपाल पर अब ना हंसी की और ना ही कोई चहल पहल, बस फाका कशी के किस्से सुनाई देते थे। ऐसे में एक सुबह करीम बख्श फिर से गांव के चौपाल पर नमूदार हुआ। इस बार इसके चेहरे पर एक अजीब फातिहाना चमक थी। इसने गांव वालों को मुखातिब किया, ए मेरे गांव वालों, मैं जानता हूँ अब सब परेशान हैं। गोदाम की सफाई मुकम्मल हो चुकी है और चूहों का खात्मा हो गया है, लेकिन मैंने गोदाम में जाकर देखा है कि चूहों ने पहले ही बहुत सा अनाज ज़ाय कर दिया है। ये एक सफ़ेद ऐऊट था क्योंकि इसने खुद ही ज़्यादातर अनाज चोरी कर लिया था और बाकी जो बचा है इसे भी बहुत देखभाल से इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर इसने एक लंबा वक्फा लिया और इसकी आंखों में लालच का भूत नाचने लगा। चूंकि अब गांव में अनाज की शदीद किल्लत है और मार्केट में भी अनाज बहुत महंगा हो गया है, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि जो अनाज बचा है इसे मैं आपको 3 गना ज़्यादा कीमत पर बेचूंगा। इसके लहजे में कोई शर्म नहीं थी। ये मेरी मजबूरी है क्योंकि मैंने गोदाम की सफाई और चूहों के खात्मे पर बहुत पैसा लगाया है और मुझे भी तो अपना नुकसान पूरा करना है। गांव वालों पर बिजली सी गिर गई। वो तो उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब उन्हें अपना ही अनाज वापस मिलेगा, मगर ये किया, उन्हें अपना ही अनाज 3 गना ज़्यादा कीमत पर खरीदना पड़ेगा। गांव में शोर मच गया। लोग चीखने लगे, ये कैसा इंसाफ है, तुमने हमें धोखा दिया है, ये अनाज हमारा है। एक नौजवान जिसके बच्चे भूख से बिलक रहे थे, इसने गुस्से से कहा, तुमने हमारा अनाज चराया है। करीम बख्श के चेहरे पर एक करीह मुस्कुराहट उभरी। इसने सवाल किया, मुआहदा तो ये था कि मैं गोदाम को चूहों से बचाऊंगा। मैंने वही किया है। अब ये मेरी मलकियत है और मैं इसे अपनी मर्जी से बेचूंगा। अगर आपको चाहिए तो कीमत अदा करे, वरना भूखे रहे। इसने ये सब कहते हुए अपनी पुश्त पर खड़े अपने पहरेदारों की तरफ इशारा किया जो हथियारों से लैस थे। गांव वाले बेबस हो गए क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्हें अपने ही अनाज को महंगे दामों खरीदना पड़ा। ये सब्ज़ाजार में एक नए दुख की इब्तिदा थी। रहीम दाद जो दूर पहाड़ी पर अपनी भेड़ों के साथ था, इसने ये सारा मंजर देखा। इसकी आंखों में गम और गुस्सा दोनों थे। इसने देखा कि कैसे गांव के बच्चे रो रहे थे, उनके वालिदैन बेबसी से उन्हें देख रहे थे। करीम बख्श की हवस ने तमाम हदें पार कर दी थीं। रहीम दाद ने अपना हाथ अपनी छड़ी पर मजबूती से रखा। ये अब इंतहा हो चुकी है, इसने अपने दिल में कहा। इसने करीम बख्श को गरीबों का खून चूसते हुए देखा था और अब इसका सब्र जवाब दे रहा था। इसने फैसला कर लिया था कि अब वो सिर्फ खामोश तमाशाई बनकर नहीं रह सकता, इसे कुछ करना होगा और जल्द। इसने अपने जहन में एक ठोस मंसूबा बनाना शुरू कर दिया था। इसे मालूम था कि करीम बख्श एक बहुत ताकतवर और चालाक शख्स है और इसे शिकस्त देना आसान नहीं होगा, मगर रहीम दाद को अपनी अक्ल और दानाई पर भरोसा था। इसे सबसे पहले गांव के कुछ ऐसे बाअसर और पढ़े लिखे नौजवानों की ज़रूरत थी जो इसका साथ दे और इंसाफ के लिए लड़े। इसने अपने वफादार कुत्ते बादल को थपथपाया। बादल, लगता है अब हमें गांव के अंदर जाना पड़ेगा। वक्त आ गया है कि इस भेड़िए को इसकी औकात दिखाई जाए। इसकी आंखों में एक नया अज़्म और शोला भड़क रहा था। ये शोला इंसाफ का था जो सब्ज़ाजार को करीम बख्श की तारीकी से आज़ाद करना चाहता था।
गांव सब्जाजार पर अब मायूसी के गहरे साए छा चुके थे। करीम बख्श की चालों ने न सिर्फ उनका पानी और अनाज छीन लिया था, बल्कि उनका हौसला भी तोड़ दिया था। बच्चे भूख और प्यास से निढाल थे, बड़ों के चेहरे पर थकावट और बेबसी थी। शाम के वक्त चौपाल पर अब बुजुर्गों की दानाई भरी बातें नहीं होती थीं, बल्कि खामोश सिसकियां सुनाई देती थीं। गांव का हर घर अपने ही गम में डूबा हुआ था। रहीम दाद, जो अपनी भेड़ों के रेवल को लेकर गांव के बाहर की एक छोटी पहाड़ी पर डेरे डाले हुए था, ये सब देख रहा था। इसकी आंखों में गांव वालों के लिए गहरी हमदर्दी थी और इसके दिल में करीम बख्श के लिए शदीद नफरत। इसने अपनी जिंदगी फितरत के करीब गुजारी थी। इसने जानवरों की बेलोस मोहब्बत और फितरत के उसूलों को समझा था। इसके लिए ये नाइंसाफी किसी इफरीत की तरह थी जो इसके गांव को निगल रही थी। इसका पुरसुकून चेहरा अब अज़्म और इरादे की सख्ती से बदल चुका था। अब और नहीं, रहीम दाद ने अपने दिल में कहा, ये खामोशी अब जुर्म है। इसने अपनी छड़ी जमीन पर थोन की और गहरी सांस ली। वो जानता था कि करीम बख्श को शिकस्त देना आसान नहीं होगा। वो एक ज़हीन और बेरहम शख्स था जिसके पास दौलत और ताकत दोनों थीं। इससे मुकाबला करने के लिए सिर्फ जज्बाती रद्द अमल काफ़ी नहीं था, एक ठोस हिकमत अमली की ज़रूरत थी। एक ऐसा मंसूबा जो इसकी जड़ों को हिला दे। रहीम दाद रात गए तक जागता रहा। चांद की हल्की रोशनी में वो अपनी भेड़ों के साथ बैठा था, लेकिन इसकी नज़रें दूर गांव की तरफ थी, जहां इक्का दुक्का लैंप जल रहे थे। इसका ज़हन किसी शातिर शतरंज के खिलाड़ी की तरह अगली चालों पर गौर कर रहा था। वो करीम बख्श के माजी के फैसलों, इसके रद्द अमल और इसके लालच की इंतहा को जानता था। इसने सोचा कि करीम बख्श का सबसे बड़ा हथियार इसकी दौलत और गांव वालों की सादगी है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी इसका गुरूर और लापरवाही है। वो ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद में आकर कोई ना कोई ऐसी गलती ज़रूर करेगा जो इसके ज़वाल का सबब बनेगी। रहीम दाद को बस इस लम्हे का इंतज़ार करना था और इस गलती को अपने हक़ में इस्तेमाल करना था। सबसे पहले इसे गांव के ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो करीम बख्श की चालों को समझते हो और इससे निजात पाने के लिए इसका साथ देने को तैयार हो। इसके जहन में गांव के कुछ पढ़े लिखे नौजवानों के नाम आए जो शहरों में तालीम हासिल करके वापस आए थे और गांव के हालात से परेशान थे। ये नौजवान नए ख्यालात के हामिल थे, बाहिम्मत थे और गांव की तरक्की चाहते थे। वो करीम बख्श की साजिशों को भी समझते थे, मगर उनके पास कोई रहनुमा नहीं था जो उन्हें एक लड़ी में पिरो सकता। अगली सुबह रहीम दाद ने अपने वफादार कुत्ते बादल को साथ लिया और खामोशी से गांव की तरफ रवाना हुआ। इसने बराह रास्त किसी से बात नहीं की, बल्कि पहले इसने हालात का जायजा लिया। इसने देखा कि लोग कैसे मजबूर होकर करीम बख्श से पानी और अनाज खरीद रहे थे। दुकानों पर भी राशन खत्म हो चुका था और बाहर से आने वाला सामान भी महंगा हो चुका था। ये सब करीम बख्श की पॉलिसियों का नतीजा था। सबसे पहले इसने एक नौजवान अमजद से मिलने का फैसला किया, जो गांव का सबसे पढ़ा लिखा और बाहिम्मत नौजवान था। अमजद ने शहर से वकालत की तालीम हासिल की थी, लेकिन गांव की मोहब्बत में यहीं वापस आ गया था। रहीम दाद ने अमजद को गांव से बाहर एक वीरान जगह पर बुलाया ताकि किसी को शक ना हो। अमजद इसकी तवक्को के मुताबिक वहीं इंतजार कर रहा था। अमजद बेटे, रहीम दाद ने धीमी और संजीदा आवाज में कहा, गांव पर एक काली आफत छा चुकी है और तुम जानते हो इसका सबब कौन है। अमजद ने अपने सर को इस बात में हिलाया। मैं जानता हूँ रहीम चाचा, करीम बख्श ने गांव वालों की जिंदगी जहन्नम बना दी है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? वो बहुत ताकतवर है, इसके पास पैसा है और इसके आदमी भी। इसकी आवाज में मायूसी थी। ताकत सिर्फ पैसों में नहीं होती अमजद, असल ताकत अक्ल में होती है और सच्चाई में। रहीम दाद ने अमजद के कंधे पर हाथ रखा। मैंने करीम बख्श की हर चाल को देखा है, मैं इसके मंसूबों को समझता हूँ। मुझे यकीन है कि हम इसे शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन मुझे तुम जैसे बहादुर और ज़हीन नौजवानों का साथ चाहिए। अमजद ने रहीम दाद की आंखों में देखा। वहां कोई ऐउट, कोई फरेब नहीं था, सिर्फ सच्चाई और अज़्म की चमक थी। इसे रहीम दाद की दानाई पर हमेशा से भरोसा था। मैं आपके साथ हूँ चाचा, मेरे लिए गांव की भलाई सबसे पहले है। मुझे बताए क्या करना है। अमजद का लहजा अब पुरज़्म था।
पहले हमें मजीद हम ख्याल साथियों की जरूरत होगी। रहीम दाद ने कहा, ऐसे लोग जो इंसाफ चाहते हों और जो खतरा मोल लेने से ना घबराए। लेकिन ये काम खामोशी से करना होगा ताकि करीम बख्श को हमारे मंसूबे की भनक ना लगे। अमजद ने कुछ नाम तजवीज़ किए। अली, जो गांव का सबसे बेहतरीन लोहार है और इसका दिमाग तेज है। सलीम, जो अपने खेतों की वजह से सबसे ज्यादा परेशान है और इंसाफ चाहता है। और फातिमा, जो गांव की सबसे होशियार और बाअसर औरत है, वो ख़वातीन में शऊर पैदा कर सकती है। रहीम दाद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। बहुत खूब बेटे, ये सब बेहतरीन इंतखाब हैं। अब तुम्हारा काम है कि उनसे खामोशी से राबता करो, उनको इस सूरत हाल की संगीनी बताओ और उन्हें मेरे पास लाओ। हम सब मिलकर करीम बख्श का मुकाबला करेंगे। लेकिन याद रहे, किसी को भी इस मंसूबे की हुआ नहीं लगनी चाहिए। हमारे सबसे बड़े हथियार खामोशी और मंसूबा बंदी हैं। अमजद के अंदर एक नई उम्मीद जागी। इसे लगा जैसे अंधेरे में रोशनी की किरण नजर आ गई हो। वो रहीम दाद के साथ खड़ा हो गया और इसने वादा किया कि वो गांव के बेहतरीन लोगों को जमा करेगा। रहीम दाद को ये एहसास हुआ कि इसने सही कदम उठाया है। ये सिर्फ आगाज था, एक खामोश इनकलाब की तैयारी जो सब्ज़ाज़ार को करीम बख्श के चुंगल से आज़ाद कराने वाला था। इसकी आंखों में एक नई चमक थी, उम्मीद की चमक और इंसाफ की जीत का यकीन। रहीम दाद से मुलाकात के बाद अमजद के दिल में एक नई उम्मीद और अज़्म ने जन्म लिया था। इसकी मायूसी खत्म हो चुकी थी और इसकी जगह एक वाज़े मकसद ने ले ली थी। इसे मालूम था कि ये एक मुश्किल काम है, लेकिन रहीम चाचा की बसीरत और एतमाद ने इसे हौसला दिया था। इसे अब खामोशी से और होशियारी के साथ काम करना था ताकि करीम बख्श को इसकी सरगर्मियों की जरा सी भी भनक ना लगे। अमजद ने अपने ज़हन में उन अफराद की फहरिस्त दोहराई जिनका जिक्र रहीम दाद ने किया था। सबसे पहले इसने गांव के बेहतरीन लोहार अली से राबता करने का फैसला किया। अली एक मजबूत और सीधा सादा शख्स था जो अपने काम में माहिर था और इंसाफ पसंद भी। इसकी लोहार की दुकान गांव के किनारे पर थी, जहां आमतौर पर ज्यादा भीड़ नहीं होती थी। अगली शाम जब सूरज ढल रहा था और दिन की तपश कम हो चुकी थी, अमजद अली की दुकान पर गया। अली अपनी भट्टी के सामने बैठा गर्म लोहे को हथौड़े से पेट रहा था। लोहे की धमक और चिंगारियों की चमक दुकान के अंदर एक अजीब सा माहौल पैदा कर रही थी। सलाम अली भाई, अमजद ने धीमी आवाज में कहा। अली ने हथौड़ा रोका और मुड़कर देखा। अरे अमजद, आओ आओ, कैसे आना हुआ? आज कल तो तुम नजर ही नहीं आते। इसके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन इसकी आंखों में एक सवाल था। अमजद ने आसपास नजर दौड़ाई, कोई नहीं था। इसने दुकान के अंदर दाखिल होते हुए कहा, अली भाई, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन यहाँ नहीं। अली ने भांप लिया कि मामला संगीन है। इसने भट्टी खंडी की और दुकान का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। बोलो अमजद, क्या बात है? अमजद ने इसे कुनवे के पानी की बंदिश और अनाज के गोदाम की चोरी के बारे में रहीम दाद के खदशात बताए और ये भी बताया कि रहीम दाद ने कैसे करीम बख्श को शिकस्त देने का मंसूबा बनाया है। इसने रहीम दाद की दानाई और इसके पुख्ता इरादे का जिक्र किया। अली सुनता रहा, इसके माथे पर बिल पड़ते गए। ये करीम बख्श तो हद से गुजर गया है, हमारा खून चूस रहा है ये। मैं कब से सोच रहा था कि कोई कुछ की नहीं करता। इसकी आवाज में गुस्सा था। रहीम चाचा भी यही कहते हैं, अमजद ने कहा। उन्होंने कहा कि हमें तुम जैसे लोगों की जरूरत है जो गांव के लिए कुछ करने को तैयार हो। क्या तुम हमारा साथ दोगे? ये एक लंबी जंग होगी और खतरा भी हो सकता है। अली ने एक लम्हा भी ना सोचा। इसने अपनी लोहे से भरी मुट्ठियां भींच ले और कहा, अमजद, अगर रहीम चाचा ने ये बात कही है तो मेरी जान भी हाजिर है। मैं उनकी बात पर आंखें बंद करके यकीन करता हूँ। बताओ क्या करना है? अमजद के चेहरे पर इत्मीनान की लह दौड़ गई। बहुत खूब अली भाई, रहीम चाचा तुमसे मिलना चाहते हैं। हम सब एक खुफिया जगह पर मिलेंगे। मैं तुम्हें वक्त और जगह बताऊंगा। अगले दिन अमजद ने सलीम से राबता किया। सलीम एक मेहनती किसान था जिसके खेत खुश्क साली और पानी की किल्लत की वजह से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए थे।
इसकी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थीं और इसे करीम बख्श से महंगा पानी और अनाज खरीदना पड़ रहा था, जिसकी वजह से वो माली तौर पर बहुत कमज़ोर हो चुका था। अमजद ने सलीम को इसके सूखे खेतों के किनारे मुलाकात के लिए बुलाया। सलीम के चेहरे पर मायूसी और थकावट वाज़ेह थी। अमजद ने कहा। सलीम ने सर उठाया, इसकी आंखें खाली थीं। क्या हाल है? हाल तो गांव का बहुत बुरा है सलीम भाई, अमजद ने नरमी से कहा, और मुझे मालूम है तुम्हारा हाल हम सबसे बुरा है। सलीम ने एक खंडी आह भरी। क्या करे अमजद, करीम बख्श ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अपना ही पानी खरीद रहे हैं, अपना ही अनाज खरीद रहे हैं, इससे तो मौत अच्छी है। अमजद ने मौका मुनासिब जानकर रहीम दाद के मंसूबे का जिक्र किया। इसने सलीम को बताया कि रहीम दाद ने करीम बख्श को सबक सिखाने का इरादा कर लिया है और इसके लिए उन्हें सलीम जैसे बहादुर लोगों की ज़रूरत है। सलीम ने पहले तो यकीन नहीं किया, वो तो हमेशा खामोश रहते हैं। हाँ, लेकिन अब उनकी खामोशी टूट गई है। अमजद ने पुरजोश अंदाज में कहा, उनके पास एक बहुत मजबूत मंसूबा है। वो तुम्हें इस मुसीबत से निकालना चाहते हैं और करीम बख्श को इसके किए की सज़ा दिलवाना चाहते हैं। क्या तुम हमारा साथ दोगे? सलीम की आंखों में एक चमक नमूदार हुई जो बहुत अरसे बाद नजर आई थी। अगर रहीम चाचा खुद आगे आए हैं तो मैं अपनी आखिरी सांस तक उनका साथ दूंगा। मैं तो कब से इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। इसने अपना हाथ बढ़ाया और अमजद से मुसाफहा किया। बताओ कब और कहाँ मिलना है? आखिर में अमजद ने गांव की सबसे होशियार और बाअसर ख़वातीन में से एक फ़ातिमा से राबता किया। फ़ातिमा एक बेवा थी, लेकिन अपने इल्म और फ़हम की वजह से गांव में बहुत इज्जत की निगाह से देखी जाती थी। वो ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए काम करती थी और करीम बख्श की नाइंसाफ़ियों से भी सख्त परेशान थी। अमजद इसके घर पर ही इससे मिलने गया। सलाम फ़ातिमा खाला। वालेकुम अस्सलाम अमजद बेटा। फ़ातिमा ने इसे बैठने का इशारा किया। इसके चेहरे पर गहरी सोच के आसार थे। अमजद ने फ़ातिमा को सारी बात तफसील से बताई, रहीम दाद का मंसूबा, कुनवे और गोदाम के मामले में करीम बख्श की धोखाधड़ी और उन सब को बेनकाब करने का इरादा। इसने कहा कि रहीम दाद को ख़वातीन के ताआवुन की भी ज़रूरत होगी ताकि वो गाँव में शऊर पैदा कर सके और करीम बख्श के खिलाफ खड़ी हो सके।